गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर के अंदर काफ़ी बार हमने डिस्कशन किया है डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अब आप सबको पता होगा कि कई बार एक व्यक्ति को कॉल आता है, उस कॉल में सामने कोई पुलिस वाला होता है एक्चुअल में पुलिस वाला नहीं है, पर हो सकता है कि वो बोले आपको कि मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूँ या फिर ये वाले ब्यूरो से बात कर रहा हूँ। एंड वो आपको बोलता है कि आपके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपके नाम के ऊपर पकड़े गए हैं, आपको हम ऑनलाइन गिरफ़्तार कर रहे हैं। और इस प्रकार से आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको बोला जाता है कि इतने पैसे आप जमा कराओ इस अकाउंट के अंदर, राइट। ये चीज़ को बोलते हैं हम डिजिटल अरेस्ट। अब कई बार मैंने आपको बताया भी कि इस प्रकार की कोई चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये प्योरली क्या होता है, एक प्रकार का स्कैम होता है। पुलिस को अगर आपको अरेस्ट करना होगा, खुद आके आपको अरेस्ट करेगी। कोई डिजिटली अरेस्ट कोई चीज़ इंडिया में होती नहीं है, पर आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं इस प्रकार के, राइट। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, एक अच्छी बात जो हमें नोटिस करने को मिली कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनके अंदर एक काफ़ी तेज़ी से कमी आई है। हमें लगता है ना बढ़ गए होंगे, बट नहीं। अगर आप नोटिस करो तो हमारा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ना, इसमें 2024 में लगभग 1,25,000 रिपोर्ट्स आई थी, कंप्लेंट्स आई थी। 2025 के अंदर लगभग 58,000 रिपोर्ट्स आई थी। और इस बार जो अभी फ़िलहाल 6 महीने हुए हैं तो 16,000 के आसपास है। यानी कि नंबर्स डिजिटल अरेस्ट के कम हो रहे हैं। सरकार ने, देखो, कई बार आप लोग किसी को कॉल करते हो, तो जब आप कॉल करते होते ना तो उस टाइम अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ भी आती है कि डिजिटल अरेस्ट से बचें, इस तरह की चीज़ें कोई नहीं होती। तो सरकार ने ये अलग अलग अवेयरनेस इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए ना, इससे भी अब यहाँ पे लोगों के अंदर जागरूकता आई है। अब लोग उतना ज़्यादा फंसते नहीं हैं इस प्रकार के स्कैम्स के अंदर। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फिर भी बोला है कि देखो, नंबर्स बढ़िया हैं, नंबर्स इनकरेजिंग है, पर आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक प्रॉपर एसओपी इसके रिगार्डिंग बना देना चाहिए इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। अगर मान लो किसी के साथ हो जाए तो किस प्रकार वो ज़ीरो एफआईआर फाइल कर सकता है, कैसे क्रिमिनल एक्शन को स्टार्ट होगा, कैसे शिकायतों का निपटारा होगा, साइबर फ्रॉडस्टर को कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है उसको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर कैसे वापस दिलवाया जाए। इस सब चीज़ों के लिए आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यहाँ पे बोला है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ तो असम की हालत अभी भी यहाँ पे काफ़ी ख़राब आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लड्स के साथ यहाँ पे जूझ रहे हैं आज के समय के ऊपर। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो लोगों की डेथ है वो नंबर आपको 87 यहाँ पे पहुँच गया है। तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब है असम के अंदर। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो भी लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इसको बेहतर बनाने के अंदर, तो वो जो मदद सरकार के द्वारा दी जा रही है वो जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँचेगी। दोस्तों, डेट है आज की 5 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है ग्लॉ लेक के बारे में। इसको ग्लॉ भी बोल सकते हो या कुछ लोग इसको ग्लो लेक भी बोलते हैं, बात एक ही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम अरुणाचल प्रदेश स्टेट की। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपको ग्लो लेक यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये जो ग्लो लेक है ना, ये दरअसल में कामलांग टाइगर रिजर्व जो आपको देखने को मिलता है उसके अंदर ही है। एंड इनफैक्ट ना, इसके जस्ट सदर्न पार्ट में आपको नामदफा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे आपने सुने होंगे अपने इन्वायरमेंट पढ़ते समय। अब पॉइंट पता क्या है, ये जो ग्लो लेक है ना, दरअसल में इसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है और इस प्रकार से भारत के अंदर ये 101st रामसर साइट आपको देखने हुए मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर लेक के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये लगभग 1168 मीटर की हाइट के ऊपर है। तो एक हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। लगभग इसका पूरा एरिया 8 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये एक पेरिनियल माउंटेन स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये ईस्टर्न हिमालयस के अंतर्गत आती है। तो लगातार आपका जो पानी है लोहित वगैरह का वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्लोरा डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। 150 से ज़्यादा ट्री स्पीशीज़ हैं,
लगभग 50 के आसपास आपको ऑर्किड स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। फिर क्योंकि ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग आपको फॉनल डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाएगी, जैसे आपको हुलॉक गिबन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कैप्ड लंगूर, रेड पांडा, मिश्मी टकीन, ये सब आपको यहाँ पे मेजर स्पीशीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो बात होगी इस ग्लॉ या फिर ग्लो लेक के बारे में। अब थोड़ा सा रामसर के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, आप सबको पता होगा कि जो नाम है ना रामसर, ये दरअसल में आया ईरान की एक सिटी रामसर से ही। हुआ क्या था ना, 1971 के अंदर कंट्रीज़ मिली रामसर ईरान के अंदर कि कैसे हम अपने वेटलैंड्स का प्रॉपर सही ढंग से अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये जो वर्ड है ना वाइज यूज़, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि वेटलैंड का इस्तेमाल नहीं करना, रामसर का मतलब ये है। आंसर इज़ बिल्कुल ही गलत। रामसर ये बोलता है, रामसर कन्वेंशन, कि वेटलैंड्स का सही ढंग से इस्तेमाल करना है, सस्टेनेबल इस्तेमाल करना है। समझे मेरी बात को? तो 1971 के अंदर इसको हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया। आगे जाके 1982 के अंदर भारत भी यहाँ पे रामसर कन्वेंशन को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है, और इस प्रकार से हमारी जो साइट्स हैं इसके अंदर ऐड होती गई। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने डिस्कशन किया था जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये यहाँ पे 100th रामसर साइट इस बनी थी। अब जाकर यहाँ पे 101st रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगी, ग्लॉ लेक, इस प्रकार से, राइट। और अगर हम बात करें ना, सबसे ज़्यादा रामसर साइट दुनिया में यूनाइटेड किंगडम में है, दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, एंड तीसरे नंबर पर भारत आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके पास 101 रामसर साइट्स हैं। हाँ, एशिया में हम डेफिनेटली टॉप के ऊपर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। भारत की सबसे बड़ी एरिया वाइज आपको वेटलैंड साइट कोई पूछे रामसर साइट, वो है आपका सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल के अंदर। और दुनिया में अगर मैं बात करूं, इट इज़ लोनोस डी मॉक्सोस वेटलैंड, जो कि आपका बोलीविया के अंदर देखने को मिल जाएगा। इट इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन द एंटायर वर्ल्ड। इसके साथ साथ भारत के अंदर सबसे छोटी रामसर वेटलैंड साइट वो है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर, और आपका वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के अंदर। ये दोनों ही लगभग 20 हेक्टेयर के हैं, तो दोनों ही सबसे छोटे आपको देखने को मिल जाएंगे। आउट ऑफ 101 रामसर साइट्स 20 तमिलनाडु के पास हैं, तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स देखने को मिल जाएंगी। और साथ में ही एक आता है आपका मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में क्या होता है ना, ऐसी रामसर साइट्स जिनका इकोलॉजिकल करैक्टर चेंज हो गया है या फिर चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत फेस हो रही है, हो सकता है आगे जाके इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाए, उनको हम मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे डालते हैं। तो आपको ध्यान ही रखना है कि भारत की तरफ से यहाँ पे 2 वेटलैंड्स ऐसे हैं, कुलादो नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकटक लेक मणिपुर के अंदर, जो आज के समय आपको मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी रामसर साइट्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, आगे हम डिस्कशन करेंगे नाउरू के बारे में। देखो, नाउरू आपने देखा है कंट्री, बहुत बार पहले भी मैंने डिस्कशन करी। एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जो आपको पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिल जाएगी, राइट। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, अगर मैं बात करूँ ना दुनिया की सबसे छोटे कंट्री की, तो आपको पता है कि जो वेटिकन सिटी है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। पर अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की, तो वहाँ नाम आएगा आपका नाउरू का। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, देखो वेटिकन सिटी जो है ना, इसका एरिया सबसे छोटा है, बिल्कुल सही बात है, पर ये थियोक्रेटिक इलेक्टिव मोनार्की है एक प्रकार की, ये रिपब्लिक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राइट, ऐसा वेटिकन सिटी के अंदर नहीं होता। तो अगर कोई आपसे पूछे दुनिया की सबसे छोटी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री कौन सी है, उसका आंसर नाउरू आएगा। ये नाउरू का एरिया अगर आप नोटिस करोगे केवल 21 स्क्वायर किलोमीटर है, केवल और केवल इतना। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, नाउरू को क्या हो गया नाउरू के अंदर? देखो, नाउरू का नाम बदल गया है, अब नाउरू का नाम नायोरू हो गया है, अब इसका नाम है ये रिपब्लिक ऑफ नायोरू। अब क्वेश्चन आ रहा है कि नाम क्यों बदल दिया इन्होंने? देखो, जैसे भारत देश के अंदर हम भी तो नाम बदलते हैं, किसी शहर का नाम बदल दिया है ना, किसी एरिया का नाम बदल दिया कि ये नाम विदेशियों ने दिया था, ये नाम ब्रिटिशर्स ने दिया था, हम इस नाम को बदल देंगे। होता है ना भारत के अंदर कि ये पुराने कलोनियल एरा के टाइम का है, उसकी हमें याद दिलाता है, हमें वो गंदा टाइम याद नहीं करना, हमें उसको हटाना है। यही तो करते हैं हम इंडिया में, एग्जैक्टली। तो भाई नाउरू को भी तो लगेगा ना कि हम भी अपना नाम चेंज करें, तो नाउरू ने अपने देश का ही नाम बदल दिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना ये जो नाउरी नाम था, ये नाम दिया गया था जर्मन कलोनियल रूल के समय। वहाँ पर जर्मन यहाँ पे राज किया करते थे एक टाइम के ऊपर नाउरू में, तो इनको ऐसा लगता था कि भाई देखो नाउरू तो जर्मन ने दिया है, हमारा नाम तो न्यारू है,
ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे फाइनली डीकोलोनाइजेशन का एक एग्जाम्पल देते हुए अपनी इंडिजीनियस टर्म को यहाँ पे अपना रखा है, और जो जर्मन का जो नाम दिया हुआ था उसको यहाँ पर हटा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज है वो भी है नॉयरू, ठीक है ना। तो यूनेस्को ने इसको यहाँ पे सेवेरली एंडेंजर्ड बोला है कि भाई ये लैंग्वेज ना ख़त्म होने वाली है। तो हम चाहते हैं, हम मतलब नाउरू वाले लोग चाहते हैं कि ये लैंग्वेज भी प्रिजर्व करें, तो इन्होंने इस वजह से भी यहाँ पे नाम जो है वो न्योरू ही रख दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जिस वजह से न्योरू न्यूज़ में है। अब बाकी रही बात न्योरू के कैपिटल की, तो इसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, पर हाँ ज़्यादातर जो इसके पार्लियामेंट सरकारी दफ्तर जो हैं वो यारेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो लोग इसी को इसकी कैपिटल बोल देते हैं, बट एक्चुअल में इसकी कोई कैपिटल है नहीं। बाकी ये सदर साउथ ईस्टर्न माइक्रोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो किरीबाती कंट्री है ना, ये बिल्कुल इसके पास में आपको लोकेटेड देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसकी बात करें हम ज्योग्राफी की, तो नोटिस करोगे कि ये एक ओवल शेप्ड का कोरल आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कोमांड रिज एक जगह है जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारी यहाँ पे आपको गर्मी का टेम्परेचर, ह्यूमिड टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई खास यहाँ पे रिवर्स या लेक्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक आपको बोआडा लागून आपको इसकी मेन वाटर बॉडी आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फॉस्फेट माइनिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई, जिस वजह से इसकी जो ज्योग्राफी थी काफ़ी इम्पैक्ट हो चुकी है। अब बहुत कम एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, और इसी वजह से ये दूसरे देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाहे खाने के लिए हो, फ्यूल के लिए हो, मैन्युफैक्चर चीज़ों के लिए। तो इम्पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमी निर्भर करती है। बाकी देखो, क्योंकि जैसे जैसे आपका सी लेवल बढ़ रहा है और पूरा ये तो आइलैंड कंट्री है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो कंट्री जो है ना विदेशी कंट्रीज़ पे निर्भर है या फिशिंग के ऊपर निर्भर है, तो काफ़ी दिक्कत आती है इस कंट्री के अंदर। बाकी रही बात देखो नाउरू की, नाउरू का ईजेड बहुत बड़ा है, आप जानते हो 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका ईजेड होता है, तो इस वजह से फिशरीज़ वगैरह के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस हो जाती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है, क्लेरियन क्लिपर्टन जोन। ये देखो मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, ये जो जोन आपको देखने को मिल रहा है ना, जो आपको हवाई और मैक्सिको के बीच में देखने को मिल जाता है, इसको हम लोग जानते हैं क्लेरियन क्लिपर्टन जोन। ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक मिनरल्स, उन सबको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन काफ़ी बड़ा 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो रीजन है, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, चाहे निकल हो, मैंगनीज़ हो, कॉपर हो, जिंक हो, कोबाल्ट हो। तो एक्चुअल में इस जोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, एंड इनफैक्ट यहाँ पर एक्सप्लोरेशन वगैरह के अंदर नाउरू भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा है। तो ये कुछ बातें थी नाउरू के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो ज़रा ना एक बार पिक्चर देखो, क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में। सर हमें यहाँ पर ना बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं, जिससे हम सोलर एनर्जी यहाँ पे जनरेट करते हैं। हाँ ठीक है, पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी, सोलर सिस्टम तो है, पर कहाँ पर है ये? सर ये पानी के अंदर हैं, ये एक लेक के अंदर होंगे या फिर कोई इरिगेशन टैंक के अंदर होंगे। एग्जैक्टली तो जब हम बोलते हैं ना सूर्य सरोवर, समझ आया दोनों का मतलब? सूर्य सन, सरोवर हमारा एक पानी वाला एरिया, ठीक है, लेक हो सकता है, रेजरवायर हो सकता है, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हम लोग ना इसका इस्तेमाल करें, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विल कॉल देम एज फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक। फ्लोटिंग मतलब क्योंकि पानी के अंदर है, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? देखो फ़ायदे हो रहे हैं दो। एक तो जो सोलर पैनल है उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वो तो हमें पता है सर। बाकी देखिए जो पानी है ना, पानी वो दरअसल में जो सोलर पैनल है इनको ठंडा करता रहेगा, इनसे इन सोलर पैनल की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे हमारी एनर्जी जनरेशन और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि दुनिया में 8 गीगावाट से भी ज़्यादा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो हैं इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और इसमें चाइना सबसे टॉप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत की ऑपरेशनल फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी लगभग 700 मेगावाट की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया इस पर्टिकुलर पूरे इस इनिशिएटिव के माध्यम से। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी प्लांट कैपेसिटी लगभग 600 मेगावाट की है। और इन सभी चीज़ों के अंदर फ्लोटिंग सोलर के अंदर यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे महाराष्ट्र का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, फॉलोड में मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका।
अब सरकार इसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है और इसीलिए सरकार स्कीम लेकर आई है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। लगभग 5,000 करोड़ का यहाँ पे पैसा इसके लिए यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि देखो ज़मीन के ऊपर भी देखो अगर आप ना सोलर वगैरह लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ज़मीन का वेस्टेज हो जाता है, तो हम वो भी नहीं चाहते कि लैंड रिसोर्स पे प्रेशर बढ़े। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये स्कीम लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा और इस प्रकार हम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाएंगे, ग्रिड स्टेबिलिटी बेहतर होगी। ठीक है ना, यहाँ पर आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी होगा ताकि हम उनको स्टोर वगैरह कर पाएँ, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मेन रोल यहाँ पे प्ले करेगी। राइट, इसके लिए हमारा जो रोल होगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये हो गया, और अलग अलग स्टेट के साथ मिलकर यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट सेंक्शन होंगे 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से लेकर 2030-31 तक, और जो पैसा है फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 2032-33 तक यहाँ पे मिलता रहेगा। तो कोशिश ये है कि इस प्रकार हम 5,000 मेगावाट सोलर फ्लोटिंग कैपेसिटी जो है हम यहाँ पे डेवलप कर पाएँ। ठीक है ना, सेंट्रल असिस्टेंस देगी हर मेगावाट के ऊपर 1 करोड़ रुपये तक का। जब प्रॉपरली कमीशन हो जाएगा तो लगाने वाले को भी फ़ायदा, प्लस एट द सेम टाइम सरकार को भी फ़ायदा, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के अपने जो टारगेट है उनको अचीव कर रहे हैं। ये सभी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए एप्लीकेबल है ये जो स्कीम है। और अगर आप इसके रिगार्डिंग स्टडी करते हो कि क्या यहाँ पर लग सकता है या नहीं लग सकता, पोटेंशियल है या नहीं है, भाई उसके लिए भी यहाँ पे असिस्टेंस दी जाएगी 50 लाख रुपये तक की। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये ज़रा एक बात समझना कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं ना कि ऑफशोर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन की, एक्सप्लोरेशन तो मतलब आप समझते होंगे, हम ना बेसिकली हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया या डीप सी रीजन, मतलब समुद्र के अंदर वाला जो रीजन है, वहाँ पर हम जाकर हम देखते हैं कि क्या वहाँ पर कच्चा तेल, ठीक है, या नेचुरल गैस ये मिल सकती है नहीं मिल सकती। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अब एक होता है शैलो वाटर। शैलो वाटर तो बहुत ही कम पानी होता है जिसमें 200 मीटर तक की डेप्थ होती है। एक आता है डीप वाटर। डीप वाटर होता है 200 से 1500 मीटर तक का। एक होता है अल्ट्रा डीप, जो बहुत ही डीप पानी होता है। तो दरअसल में ना हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं डीप एंड अल्ट्रा डीप वाटर के ऊपर। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें गैस और ऑयल एक्सप्लोर करने के अंदर हमें हेल्प मिलेगी। हमारा जो डिपेंडेंस है कच्चे तेल का दूसरे देशों के ऊपर हम निर्भर हैं, वो कम कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया की ही एनर्जी सिक्योरिटी हम यहाँ पे इन्हेंस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर में हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। कहाँ कहाँ पे, देखो अलग अलग रीजन्स हैं इंडिया के अंदर जो हमें लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपका ये जो आपका अंडमान वाला पूरा रीजन हो गया, थोड़ा लक्षद्वीप के पास वाला रीजन भी है, ये मुंबई ऑफशोर बेसिन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और इधर वाला भी जो आपका कावेरी हो गया, ठीक है, महानदी, गोदावरी, ये सारे जो बेसिन हैं हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को करने की। तो इस प्रकार से ना आप नोटिस कर सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये एक स्कीम स्टार्ट करी है, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, जिसको हम लोग समुद्र मंथन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, ताकि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन हो पाए, हम नीचे ड्रिलिंग कर पाएँ, है ना, सीस्मिक सर्वेस कर पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम देख पाएँ और इस तरह से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आए भारत के इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, इसीलिए 84,000 करोड़ की ये स्कीम जो है यहाँ पे सरकार ने लॉन्च करी है। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि 43,000 करोड़ जो होगा वो यहाँ पर 60 डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर वेल्स को आप ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सरकार जो है 50% तक की यहाँ पे ड्रिलिंग कॉस्ट जो है खर्चा है उसको यहाँ पे वहन करेगी। बाकी जो डेटा होता है कि कहाँ पर एक्सप्लोरेशन हमें कर सकते हैं, कहाँ पर हमें क्रूड ऑयल मिलने के चांसेस हैं, उस डेटा के लिए भी 28,000 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। फिर 10,000 करोड़ पे एलोकेट यहाँ पे किया जाएगा ताकि इनको कमर्शियलाइज़ किया जा पाए। 2,000 करोड़ यहाँ पे खर्चा होगा ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब्स को, ताकि हम डोमेस्टिकली इन चीज़ों को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इस प्रकार से सरकार ने हर एक एंगल जो भी हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए होता है, ताकि हम देश में एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस कर पाएँ, टेक्नोलॉजी अच्छी आए, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, हाइड्रोकार्बन हमें यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएँ, उसके लिए सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एक हमारा डीप ओशन मिशन भी तो है, क्या ये वही है क्या? नहीं, देखो डीप ओशन मिशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज देखता है और उसका काम पता क्या है? उसका काम है जैसे पॉलीमेटेलिक नेड्यूल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करना, या मत्स्य 6,000 था उसमें 6,000 मीटर की डेप्थ तक जाते हैं, तो वहाँ पर काम ब्लू इकोनॉमी की तरफ है।
यहाँ इसका फोकस आपका जो कि समुद्र मंथन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत है, ये ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। तो दोनों में अंतर है, दोनों को सेम मत समझना। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है एशियाटिक वाइल्ड बफलो। देखो पिक्चर के अंदर आपको एशियाटिक वाइल्ड बफलो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इनके बारे में ना कुछ खास बात, पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत भारी होती हैं। अगर आप इनका वेट देखोगे ना तो लगभग इनका वेट 1200 किलोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक जो बफेलोस होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये हैवी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ खास बातें, जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे इनके सींग ज़रा देखो, इनके सींग काफ़ी लंबे होते हैं, यहाँ पर थोड़े मोटे होते हैं और आगे जाके थोड़े पतले हो जाते हैं। लगभग 2 मीटर तक के इनके सींग हो सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों के ऊपर होते हैं। बाकी यहाँ पे इसके आसपास का रीजन देखो, ये क्या है, ये वेटलैंड है, घास ये चरती हैं, ठीक है ना। तो ये हर्बीवोरस डाइट इनकी होती है और यहाँ पर आपको पानी भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली ना एशियाटिक वाइल्ड बफलो को पानी के अंदर रहना बड़ा पसंद होता है। कीचड़ हो गया, पानी हो गया, वहाँ पर रह के रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैलोइंग बिहेवियर। जिनको ना पानी में रहना, कीचड़ में रहना बड़ा पसंद होता है उनको बोलते हैं वैलोइंग। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद होती हैं। ठीक है, अब पॉइंट पता क्या है, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड बोवाइन यही है, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। अब आज के टाइम ना इनकी जो संख्या है वो लगभग 3500 के आसपास है। ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी अगर आप नोटिस कर पाओगे वो इंडिया के अंदर ही है। और इंडिया में भी खासकर अगर मैं बात करूं असम के अंदर ही 90% पॉपुलेशन तो इनकी असम के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। बाकी भी है, मेघालय में थोड़ी बहुत है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बट वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो भाई यार देखो, आज के टाइम ना एशियाटिक वाइल्ड बफेलो को बहुत दिक्कत फेस हो रही है। कैसी दिक्कत फेस हो रही है? दिक्कत इनके सामने एक तो ये है कि देखो वेटलैंड हम ख़त्म करते जा रहे हैं, ग्रासलैंड वगैरह हमने ख़त्म कर दिए, एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, ग्रासलैंड ख़त्म होते जा रहे हैं। तो भाई जो यहाँ पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, पहले यहाँ पर ये हुआ करती थी, पर जैसे जैसे हमने यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म कर दिया तो यहाँ से भी इनका नंबर कम हो गए। फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कई बार, क्योंकि इनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है तो कई बार लोगों के एरियाज़ में चली जाती हैं, तो वहाँ पर लोग कई बार इनको मार देते हैं। फिर डोमेस्टिक बफेलोस के साथ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनका जेनेटिक्स, वो जो जेनेटिक प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर सोचा ये जा रहा है कि देखो यार इनकी पॉपुलेशन हमें प्रोटेक्ट करनी है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, असम से कुछ वाइल्ड बफेलोस हम ट्रांसलोकेट करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? एक पामेद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये छत्तीसगढ़ में है, उदांती सीता नदी भी, एंड इंद्रावटी, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दरअसल में आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। तो अभी यहाँ पे बात चल रही है कि असम से कुछ एशियाटिक वाइल्ड बफेलोस को यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया जाए एंड वहाँ पर इनको हम सेव करने की यहाँ पे कोशिश करें, राइट। तो ये 3 आपको रिजर्व्स का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का। और असम के अंदर कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क और दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाती हैं। वैसे अगर बात करें तो मेजरली इंडिया में है, पर थोड़ा बहुत नेपाल, भूटान और वेस्टर्न थाईलैंड में भी इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनका IUCN स्टेटस आपको इंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा WPA के अंतर्गत शेड्यूल 1 में, और साइट्स में अपेंडिक्स 3 में आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसलोकेशन के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। एंड इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको डिजीज़ इनकी सर्वे करें, ठीक है ना, पोचिंग इनकी ना हो, हैबिटेट इनका जो वाइल्ड आपका वेटलैंड्स हैं उनको हम रिस्टोर करें, ग्रासलैंड्स को डेवलप करें। ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है हम इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था भारत के नेशनल फ्लैग के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे नेशनल फ्लैग का जो लेंथ टू हाइट का रेशो होता है वो 3:2 होता है, ना कि 2:3। लेंथ 3 होनी चाहिए, हाइट आपकी 2 होनी चाहिए, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत बन जाएगा। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, इसको यूनेप नहीं बल्कि आपका जो येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी है वो इसको यहाँ पे डेवलप करता है, तो सेकंड इज़ रॉन्ग। क्वेटा की बात करें तो ये बिल्कुल पास में है उस रूट के जो मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेप्टोस्पायरोसिस की बात करें तो बिल्कुल ये रेड फीवर इसको बोलते हैं और बैक्टीरिया ही इसको कॉज करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।